हम्म। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 से चैप्टर 6 गंगा बाबू कौन। तो जैसे कि गंगा बाबू राइटर हैं, लेकिन कहीं गुमनामी के अंधेरे में खोए हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राइटर गुमनामी के अंधेरों में खो जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छे, तो उन्हीं को शिवानी उन्हीं का परिचय कराती हैं और बताती हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, किंतु राष्ट्रीय भाषा राष्ट्र का गौरव होती है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वह अपनी भाषा तथा उसके रचनाकार अर्थात लेखकों का सदा सम्मान करे। किंतु आज भी ऐसे लोग हैं जो अपनी राष्ट्रभाषा और उसके सेवक रूपी साहित्यकार की उपेक्षा करते देखे जाते हैं। परंतु प्रस्तुत संस्मरण जो होता है कि मतलब जिनके साथ हमने समय बिताया हो, उनके चित्र का अंकन अपने शब्दों में करना या उनकी रूपरेखा अपने शब्दों में तैयार करना संस्मरण, या उसकी यादों को ताज़ा करना संस्मरण कहलाता है। तो ये संस्मरण हिंदी गद्य की संस्मरण नामक विद्या से अभिभूत है गंगा बाबू। तो यहाँ हम देखेंगे गंगा बाबू कौन। साहित्य सेवक पुरस्कार का मोहताज नहीं होता। कहा गया है, संदेश दिया गया है कि साहित्य सेवक जो होता है पुरस्कारों का मोहताज नहीं होता है। गंगा बाबू से मेरा परिचय आज से कोई 10 वर्ष पूर्व हुआ था, किंतु मुझे सदा ऐसा लगता था कि मैं उन्हें हमेशा से जानती हूँ। मेरा संस्मरण पढ़कर उन्होंने जब पत्र लिखा तो मैंने उन्हें कभी देखा नहीं था, किंतु उस सरल पत्र की सहज स्नेहपूर्ण भाषा सहज मतलब सरल और स्नेहपूर्ण मतलब प्यार से भरी हुई भाषा ने उनका चित्र खींच कर रख दिया। साक्षात्कार होने पर वे एकदम वैसे ही थे। बूटा मतलब ठेगना सकत, भारी भरकम शरीर और भारी शरीर, सरल वेशभूषा और गांधीर्य मंडित चेहरे को उद्भासित करती स्नेही मुस्कान। गांधीर्य मंडित मतलब गंभीर से की मणि से जड़ा हुआ, मानो गंभीर की मणि से जड़ा हुआ उद्भासित माथा अपनी स्नेही मुस्कान के साथ बिखेरे लिए ऐसा लगता था कि मानो वो सामने खड़े हुए हों। उन्होंने मेरे लेख को सराहा, उन्होंने मेरे लेख की सराहना की अर्थात तारीफ की। यह मेरा सौभाग्य था। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि संस्मरण ऐसा हो जिसे कभी देखा भी ना हो, लेकिन पढ़ते ही उसकी छवि सामने आ जाए। उसका क्रोध, उसकी परिहास, उसकी रसिकता, मतलब उसका क्रोध कि पढ़ते ही समझ में आ जाए कि वो क्रोधी व्यक्ति है या मजाकिया है या बहुत ही रसिक प्रकृति का, प्रेमी प्रकृति का व्यक्ति है। उसकी हर चीज़ सामने, उसकी दयालुता, उसकी गरिमा, उसकी दुर्बलता, सब कुछ सशक्त लेखनी आंकती जाए। मतलब जब हम लिखें, जिससे हम मिले हों, जब हम उसके परिचय को लिखने चलें, तो हमारी लेखनी ऐसी होना चाहिए कि सब कुछ लिखती जाए। तो वही वास्तव में संस्मरण सबसे अच्छा संस्मरण होता है और वही सफल संस्मरण होता है। तो यहाँ पर जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संस्मरण किसे कहते हैं, सफल संस्मरण क्या है, तो यही हमको लिखना है। वे गंभीर होकर सहसा शरारत भरी संस्मरण है। तब कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसी दुर्बल व्यक्तित्व पर लेखनी का फोकस साधना पड़ेगा, और जिसने मुझे संस्मरण का कहरा सिखाया था, स्वयं वे अनेकानेक दुर्बल संस्मरण के जीते जागते कोश थे। कोश मतलब डिक्शनरी थे। मैंने उनसे एक दिन कहा था, आप ऐसे बेजोड़ संस्मरण सुनाते हैं, कभी लिखते क्यों नहीं? एक ऐसा कोश बनाइए जिसमें आपकी यह दुर्लभ नीति सदा के लिए सुरक्षित हो रहे। फिर आपके सुनाने का ढंग भी अनोखा है। देखा, वे गंभीर होकर सहसा शरारत भरी मुस्कुराहट में बिखर गए। ज़रूरी नहीं है कि संस्मरण सुनाने में माहिर
हुआ जाए, उसे लिखने में माहिर हुआ जाए, लेकिन कभी कभी कमाल हासिल हो जाता है। उन्होंने जब भी मुझे किसी गोष्ठी की अध्यक्षता या किसी अनुष्ठान में उपस्थित होने का आदेश दिया, मैं सदैव उनके आदेश का पालन करती थी। मैं बहुत कम बाहर जाती थी, किंतु उनके पक्ष में कुछ ऐसा आत्मपूर्ण अभिजात्य मतलब होता है कि बुलाने का जो आमंत्रण का जो रूप होता है, तो उसे नकारा नहीं जा सकता। इसलिए मैं कभी भी उन्हें टाल नहीं पाती थी। एक बार, आज से कोई 8 वर्ष पहले, मैं लखीसराय के बालिका विद्यापीठ में कन्याओं के अनुष्ठान पर मुझे आमंत्रित किया गया। तब मैं लखीसराय गई और यह विद्यालय राजेंद्र प्रसाद जी की प्रसिद्ध शिक्षा संस्था रही है, और जहाँ शिक्षा पूर्ण करने पर कन्याएं जब विदा लेती थीं, तो उन्हें उस स्नेह से विदा किया जाता था जैसे कोई पिता अपनी पुत्री को मैके से विदा करता हो। गत वर्ष जिस अहाते में महादेवी पधारी थी, उनके हाथ का लगा वृक्ष जिस अहाते में है, हमारी वहीं से विदा हो रही थी, और उस हाथों लगा वृक्ष लहराए, उसी के हाथ, अच्छा है कि लहराए। तो उनका ये कहना था कि जब कोई आता था तो उससे एक वृक्ष अवश्य लगवाते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि वृक्ष जो होता है वो सदा यादों को ताज़ा रखता है। और यात्रा कठिन अवश्य हो, लेकिन उन्होंने कहा कि कठिन है, लेकिन रेलवे स्टेशन ही नहीं किंतु सहयोगी, वहाँ उन्होंने सहयोगी को कार लेकर भेजा जो हमारी सेवा में उपस्थित रहेंगे। आपको आकर यह देखना है कि आपके प्रशंसक की कितनी बड़ी भीड़ है। साहस करके मैं गई। रात को 12 बजे किऊल के जनहिल बीहड़ स्टेशन पर पहुँचते ही सहम गई। लोगों से सुन चुकी थी कि किऊल में लखी में आए दिन डाके होते रहते हैं। मुझे गाड़ी लेने आई थी। विद्यापीठ पहुंची तो अतिथि सराय और भी भयानक लगी। उस दिन बिजली भी चली गई थी, और निराभरण कमरे में, निराभरण मतलब जहाँ पर कोई इधर उधर अस्त व्यस्त बिखरा कमरा, और एक अधमरी सी लालटेन, एक चौकीदार जिसकी शक्ल भी थोड़ी सी भयानक। मैं डरी। वो लालटेन और मटके में पानी रख कर के तिरछा खड़ा होकर रसमयी मुस्कुराहट से जब मुस्कुराया और बोला, हम माली हैं, आप दरवाज़ा बंद करके आराम से सो जाइए। हम वहाँ उस कोठरी में रहते हैं, खिड़की दरवाज़ा बंद रखिएगा, कभी कभी साला करैत घुस आता है। उसने कहा कि कभी कभी करैत भी घुस आता है, इसलिए आप सब बंद। उसने तो और मुझे डरा दिया। तो अपनी दिव्यवाणी की मिठास खोलकर वो तो कहीं चला गया, लेकिन मेरी नींद मेरी आंखों से कोसों दूर। रात को किसी आरक्षित छिद्र से रेंगते हुए मुझे दिखाई देने लगा, मानो एक भयानक सा डर मेरी आंखों के सामने कि कहीं करैत ने मुझे डस लिया। पानी पीने गई तो मटके तक कहीं चिपका रहा और मुझे डस लिया। इस तरह मैं सो नहीं पाई, और रात को सियारों की संगीत भी जो सुनाई दे रही थी कि हुआ हूँ की आवाज़ समाप्त ही नहीं हो पा रही थी। हुआ हूँ की आवाज़ समाप्त नहीं हो पा रही थी। एक दल की हुआ हूँ की आवाज़ समाप्त होती तो दूसरा दल शुरू हो जाता। उस पर से 2-3 उल्लू बारी बारी मेरा रक्तचाप बढ़ाते थे। राम राम कहकर रात काटी। सुबह होते ही टेढ़ा माली फिर वही टेढ़ी मुस्कान लिए हाजिर हुआ। हाथ मुँह धो लिया जाए, गंगा बाबू आपको बुलाइन है। फिर कहा कि मैं उनके साथ मेले पार करते पहुँची तो गंगा बाबू हंसते हंसते बढ़ाए, आइए शिवानी जी, कोई कष्ट तो नहीं हुआ। मैं उनसे क्या कहती कि मैं रात भर जगी। मैं चुप रही, और उन्होंने दबे स्वर में मैंने उनसे अपने कहीं और रहने की व्यवस्था का आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि आपने पहले ही कह दिया होता तो आप हमारी विद्या बहन के साथ रह लेती। वे स्वयं भी उन्हीं के अतिथि थे। उन 4 दिन में उन्होंने जिस स्नेह से मेरी देखभाल की मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं चलने लगी तो उन्होंने मेरे साथ चिवड़ा, घर का चावल और घी, न जाने कितनी कितनी सौगातें बांध दी, जैसे पुत्री को विदा किया हो कर रहे हूँ। गुरुकुल के से वातावरण
से यात्रा की सारी थकान आगरा कर गई। तो सारी थकान मानो दूर हो गई। और रात होते होते महफिल जम जाती थी। ऐसे ऐसे चुटकुले सुनाते, ऐसे ऐसे संस्मरण कि मन आता कि सुनते जाएं। मैं पटना भी उन्हीं की आगरा पर गई थी बाबू राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति का अनावरण करने। किंतु गंगा बाबू के साथ न जाने कितनी संस्थाएं कितनी शिक्षण संस्थाओं की परिक्रमा की। यूनिवर्सिटी जाकर तत्काल एक अनौपचारिक गोष्ठी आयोजित की। कहा आपको बोलना ही होगा। उन्होंने ज़बरदस्ती। तब उनके साथ मैंने कहा कि बोलना होगा। मैं बोलते बोलते देखती उनकी आंखें जैसे स्नेह से झरझर रही है। मतलब उन्होंने मुझे कहा कि आपको बोलना होगा। मैं बोली तो मानो वो मुझे ऐसे स्नेह से देख रहे थे, माने उनकी आंखें स्नेह रूपी आंसुओं से भर जा रही। मैं भाषण समाप्त कर उनके पास आकर बैठती तो वो मेरी पीठ थपथपाते। उस मौन स्पर्श में न जाने कितना कुछ कह जाते थे। मुझे उसी मूक मौन स्पर्श की स्मृति विह्वल कर रही। अभी कुछ माह पूर्व लखनऊ में हिंदी संस्थान में कोई आयोजन था। मैंने देखा जैसे अचानक वो टूट से गए। चलते चलते कभी सहारा लेना पड़ा। शरीर अब पूर्ववत नहीं था, किंतु स्वयं उन्हीं के शब्दों में मैं शिवानी। उन्होंने कहा कि भीतर से कुछ खोखला होता जा रहा हूँ। अभी भी अस्पताल से भाग कर आया हूँ। दिल्ली के डॉक्टर क्या किसी की सुनते हैं? वो तो कह रहे थे कि नहीं, आप कहीं नहीं जा सकते। फिर हमने चुपचाप से इरादा बनाया, जो बचपन में किया करते थे, कि डॉक्टर का राउंड ख़त्म हुआ, बस बिस्तर से उठे और तकियों को ऐसे ढापा जैसे हम सो रहे हैं, और ये सोचा कि शाम तक तो फ्लाइट से आराम से लखनऊ पहुंच जाएंगे। फिर वहीं अस्पताल हुआ। इस बार वे डॉक्टरों को झांसा देने में सफल रहे। उनकी यह उड़ान पृथ्वी पर नहीं उतरेगी। किंतु नहीं, हिंदी का यह सच्चा सफल सेनानी कभी किसी यश अथवा ख्याति का भूखा नहीं रहा। इसने हिंदी की सच्ची सेवा की, अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने हिंदी के लिए सच्चे अर्थ में संघर्ष किया, किंतु कभी भी अपने मुंह से अपने कृतित्व का प्रचार नहीं किया। शायद यही कारण है कि आज भी हिंदी के क्षेत्र में कार्य करने वालों में अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये नहीं जानते कि गंगा बाबू कौन है। एक बार ऐसी अनभिज्ञता से ने मुझे भी क्षुब्ध किया था, जब भोपाल की ही एक गोष्ठी में मैंने गंगा बाबू की चर्चा की तो वहाँ के एक साहित्यकर्मी ने, जो प्रति वर्ष लाखों की साहित्यिक रेवड़ियाँ बांटते थे, उन्होंने दबंग स्वर में पूछा कि यह गंगा बाबू कौन है। आज यही हमारा दुर्भाग्य है कि हम हिंदी के उत्तुंग शोध को देख नहीं पाते। उत्तुंग मतलब सर्वोपरि शोध को देख नहीं पाते, जो वास्तव में अपनी प्रशंसा के लिए कार्य नहीं करता, बल्कि राष्ट्र को सम्मान देने के लिए कार्य करता है। तो लेकिन हम उसे नहीं सराहते जिसे सराहना चाहिए। हम सराहना उनकी करते हैं जो दिखावा करते हैं। तो जिन मजदूरों ने बांस की जानलेवा खपच्चियों पे चढ़कर गारे मिट्टी की कांवरें ढो करके झरोखों को झरोखों की दर्शनीय जाली को संवारा है, बल्कि दरीचों के सीमेंट के चिलमनों की जालियों के नक्शे बुने हैं, हम उन्हें नहीं सराहते, उनकी याद नहीं करते। नींव की ईंट जो लगाता है उसको नहीं याद करते। हम तो सिर्फ कंगूरे को देखते हैं। हम इमारत को देखते हैं तो कंगूरे की तारीफ करते हैं। ठीक वही यहाँ पर है, जो कि वास्तव में अपने साहित्य की निश्चल भाव से सेवा करता है। हम उसकी सराहना नहीं करते, बल्कि जो पैसे के लिए और प्रशंसा के लिए, अपने नाम के लिए सराहना करता है, झूठा दिखावा करता है, हम सब उसकी सराहना करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तव में गंगा बाबू एक सच्चे साहित्य प्रेमी रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि लोगों को पहचानना चाहिए, लोगों की सेवा का मान रखना चाहिए। भले उन्हें हम कुछ न दे सकें, लेकिन सम्मान तो हमें देना ही चाहिए। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद। बोलो मत।